Today our topic is measures to improve growth in agriculture sector. अब हमारा जो सेकंड चैप्टर है उसमें हमने एग्रीकल्चर सेक्टर में कैसे इम्प्रूवमेंट की वो इसमें देखेंगे। फर्स्ट इम्प्रूवमेंट हमने करी लैंड रिफॉर्म से और सेकंड इम्प्रूवमेंट ग्रीन रेवोल्यूशन। इस वीडियो में हम सिर्फ लैंड रिफॉर्म्स देखेंगे। लैंड रिफॉर्म्स में क्या होता है? व्हाट इज़ लैंड रिफॉर्म्स? लैंड रिफॉर्म प्राइमली रेफर्स टू चेंज इन द ओनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग्स। मतलब जो लैंड की ओनरशिप है उसको चेंज करने को क्या कहते हैं? लैंड रिफॉर्म्स। रिफॉर्म्स का मतलब चेंज लाना, किसी चीज़ को इम्प्रूव करना, चेंज लाना। इसमें जो क्वेश्चन आ सकता है वो ऐसे आ सकता है, एक्सप्लेन द नीड एंड टाइप ऑफ लैंड रिफॉर्म्स इम्प्लीमेंटेड इन एग्रीकल्चर सेक्टर। मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या लैंड रिफॉर्म्स किए गए और उसका क्या नीड था, मतलब उसकी क्या ज़रूरत थी। तो पहला इसमें हम आंसर देंगे कि नीड ऑफ लैंड रिफॉर्म, लैंड रिफॉर्म्स की क्या ज़रूरत थी। पहला रीज़न क्या था? मेजॉरिटी ऑफ इट पॉपुलेशन स्टिल डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। इंडिया की जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन थी वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती थी, इसलिए ज़रूरत थी। और सेकंड, लैंड रिफॉर्म्स वर नीडेड टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ इक्विटी इन एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन या फिर इक्वल प्रॉफिट होने के लिए भी लैंड रिफॉर्म्स की ज़रूरत थी। तो अब हमारा नेक्स्ट है लैंड रिफॉर्म्स के क्या क्या टाइप थे। लैंड रिफॉर्म यानी कि लैंड में जो चेंजेस लाए गए थे और इम्प्रूवमेंट लाई गई थी वो कैसे लाई गई? वो टू टाइप से लाई गई। फर्स्ट लैंड रिफॉर्म हमारा है अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरी। अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरी क्या होता है? इंटरमीडियरी मतलब बिचौला जो होता है, यानी कि इंटरमीडियरी ब्रिटिशर्स के टाइम पे ज़मींदार था, तो अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरी मतलब कि ज़मींदारी सिस्टम को ख़त्म करना। तो इंडियन गवर्नमेंट टुक वेरियस स्टेप्स टू अबॉलिश इंटरमीडियरी, यानी कि ज़मींदारी सिस्टम को ख़त्म करना इंडियन गवर्नमेंट ने ठीक समझा। एंड टू मेक टिलर द ओनर ऑफ लैंड। टिलर मतलब जो एक्चुअल कल्टीवेटर है, जिसको जो किसान होते हैं जिनको पहले ज़मींदार एक्सप्लॉइट करते थे, तो उन्हें गवर्नमेंट ने कहा कि टू मेक टिलर एक्चुअल द ओनर ऑफ लैंड, यानी कि टिलर जो कल्टीवेटर है, किसान है, उसी को लैंड का ओनर बना दिया जाए और ज़मींदार को हटा दिया जाए। उससे फिर क्या होगा? इट गेव इंसेंटिव टू इंक्रीज आउटपुट एंड दिस कंट्रीब्यूटेड टू ग्रोथ इन एग्रीकल्चर। अब कल्टीवेटर जो है, जो किसान है, उसको पता है कि लैंड उसका है अपना, तो वो क्या करेगा, उसमें तरह तरीके की इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको पता है कि जो भी प्रॉफिट होगा वो अब ज़मींदार को नहीं मिलेगा, वो उसी को मिलेगा जो कल्टीवेटर है। तो इसलिए उसको एक इंसेंटिव मिलेगा। इंसेंटिव मतलब उसको फ़ायदा मिलेगा अगर वो प्रोडक्शन इम्प्रूव करेगा, क्योंकि वो अब प्रोडक्शन का फ़ायदा उसको ही मिलेगा, ज़मींदार तो चला गया। तो टेनेंट यानी कि टिलर, टेनेंट को टिलर भी कहते हैं या कल्टीवेटर, तो कल्टीवेटर को ही फ़ायदा मिलेगा प्रोडक्शन का और वो तरह तरीके का इम्प्रूवमेंट भी कर पाएगा लैंड में। तो एग्रीकल्चर की ग्रोथ होगी, क्योंकि ज़मींदार तो सिर्फ लगान लेते थे और प्रोडक्शन में या एग्रीकल्चर के लिए कुछ नहीं करते थे। लेकिन अगर हम कल्टीवेटर को ही लैंड दे देंगे तो वो उस पर इम्प्रूवमेंट भी करेगा। जैसे हमारा अपना मकान होता है, हम रेंट के मकान पे रहते हैं तो हम उसका कुछ भी पेंटिंग वगैरह या कुछ भी नहीं करवाते, लेकिन अपना मकान होता है तो हम उस पर तरह तरह की इम्प्रूवमेंट करते हैं। इसी तरीके से ये भी है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अब इसी में अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरी में कुछ प्रॉब्लम्स आई। क्या प्रॉब्लम्स आई? टेनेंट्स वर इविक्टेड, रिमूव्ड एंड ज़मींदार क्लेम टू बी सेल्फ कल्टीवेटर। अब गवर्नमेंट ने तो कहा था कि ज़मींदार को हटा दिया जाए, ज़मींदारी सिस्टम को हटा दिया जाए और जो टिलर है यानी कि जो कल्टीवेटर है उसी को ओनर बना दिया जाए, लैंड का मालिक बना दिया जाए। लेकिन ज़मींदार क्या करते थे, वो जो कल्टीवेटर होता था वो तो गरीब होता था, उसको भगा देते थे। और जब गवर्नमेंट पूछती थी कि कौन है ओनर इस लैंड का, तो कल्टीवेटर क्या कहता था, मैं ही ओनर हूँ। तो वो क्लेम करता था कि सेल्फ कल्टीवेटर होने का, यानी कि वो क्लेम करता था कि मैं ही कल्टीवेटर हूँ इस लैंड का। तो वो लैंड फिर गवर्नमेंट ज़मींदार को ही दे देती थी। तो ज़मींदार इस तरीके से हेराफेरी करते थे। सेकेंड, इवन आफ्टर गेटिंग द ओनरशिप ऑफ लैंड, द प्रोसेस ऑफ एग्रीकल्चरल लेबरर डिड नॉट बेनिफिट फ्रॉम लैंड रिफॉर्म्स। अगर किसी गरीब किसान को मान लो लैंड मिल भी जाता है तो वो उसमें कुछ भी नहीं कर सकता, उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, उस चीज़ का ओनर होने का कोई बेनिफिट नहीं है उसको। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके पास कुछ है ही नहीं।
कुछ पैसा नहीं है, कुछ भी काम करने के लिए औजार नहीं है उसके पास, क्योंकि वो गरीब है। इसलिए अगर तुम उसको लैंड दे भी दोगे तो वो इतना पुअर है कि वो कुछ कर ही नहीं सकता उसमें। तो ये 2 प्रॉब्लम्स आई थी, और ये फर्स्ट वाले में तो बस यही लिखा हुआ है, इसलिए मैंने सिर्फ अंडरलाइन वाला ही इसमें मेन इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट वाले में हम देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। इन सम एरियाज फॉर्मर ज़मींदार कंटिन्यू टू ओन लार्ज एरियाज ऑफ लैंड बाय मेकिंग सम लूप होल्स इन द लेजिस्लेशन। लूप होल्स मतलब क्या होता है कि जैसे कि गवर्नमेंट तो कोई पॉलिसी बोल देती है कि ये पॉलिसी है, लेकिन उसमें क्या होता है कि हम कुछ ना कुछ लूप होल निकाल लेते हैं, कुछ ना कुछ कमियां निकाल के फिर आगे उसमें हेरा फेरी कर लेते हैं। तो यही ज़मींदार ने भी किया था। नेक्स्ट हमारी जो है बी लैंड रिफॉर्म्स में हमारा सेकंड है लैंड सीलिंग। लैंड सीलिंग का पहले मतलब क्या होता है? लैंड सीलिंग रेफर्स टू फिक्सिंग द स्पेसिफाइड लिमिट ऑफ लैंड। मतलब जो लैंड होता है उसमें, जैसे मान लो मेरे पास बहुत ज़्यादा लैंड है, लेकिन बहुत एकड़ ज़मीन है मेरे पास, लेकिन उस टाइम पे ज़मींदार वगैरह के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन होती थी। लेकिन लैंड सीलिंग में ये कहा गया कि हर एक इंडिविजुअल के पास एक लिमिटेड नंबर ऑफ लैंड होना चाहिए, यानी कि इट रेफर्स टू फिक्सिंग द स्पेसिफाइड लिमिट ऑफ लैंड विच कुड बी ओन्ड बाय इंडिविजुअल। हर इंडिविजुअल के पास लिमिटेड लैंड होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए किसी एक के पास। तो इसका क्या पर्पस था? पर्पस ऑफ लैंड सीलिंग वाज टू रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ लैंड ओनरशिप इन फ्यू हैंड्स। इसका मेन पर्पस यही था कि हर एक के पास ज़्यादा लैंड ना रहे। कंसंट्रेशन मतलब कि बहुत ज़्यादा लैंड ओनरशिप किसी फ्यू हैंड्स, यानी कि कुछ ही लोगों के पास ज़्यादा लैंड ना रहे, सब पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। और हमारा सेकंड पर्पस क्या था? लैंड सीलिंग हेल्प टू प्रूव इक्विटी इन एग्रीकल्चर सेक्टर। और इक्विटी उससे बनेगी क्योंकि अगर वो फ्यू हैंड्स में रहेगा तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी लैंड की। लेकिन अगर इसमें हम लैंड सीलिंग कर देंगे तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी। प्रमोट इक्विटी इन एग्रीकल्चर सेक्टर, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड करने की कोशिश करेगी गवर्नमेंट इसमें, क्योंकि जो भी लैंड किसी के पास ज़्यादा मिलता था उसका गवर्नमेंट क्या करती थी, जैसे इसमें लिखा हुआ है बियॉन्ड अ स्पेसिफाइड लिमिट ऑल लैंड बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर पर्सन वुड बी टेकन ओवर बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या करती थी, जो भी एक्स्ट्रा लैंड किसी के पास होता था वो उससे ले लेती थी और किसको दे देती थी? लैंडलेस, जिसके पास लैंड नहीं है, लैंडलेस कल्टीवेटर को दे देती थी या फिर स्मॉल फार्मर्स को दे देती थी। लैंडलेस कल्टीवेटर या फिर स्मॉल फार्मर्स को दे देती थी। तो इसलिए उससे क्या होता था? इक्विटी होती थी एग्रीकल्चर सेक्टर में। लेकिन इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स आई। क्या प्रॉब्लम आई? इसमें जो लैंड ओनर होता था, जिसके पास बहुत ज़्यादा लैंड होता था, वो क्या करता था? जो बिग लैंडलॉर्ड्स, यानी कि जिनके पास बहुत ज़्यादा लिमिट से ज़्यादा लैंड होता था, वो क्या करते थे कि कोर्ट में चैलेंज कर देते थे। इट वॉज चैलेंज्ड बाय द बिग लैंडलॉर्ड्स। कोर्ट में चैलेंज कर देते थे। उसमें क्या होता था, फिर कोर्ट में डेट पड़ती थी तो डिले हो जाती थी प्रोसेस। दे डिलेड द इम्प्लीमेंटेशन, तो उससे सारा डिले हो जाता था। दिस डिले टाइम, ये टाइम जो डिले हो जाता था, ये कैसे बिग लैंडलॉर्ड्स यूज़ करते थे? उस टाइम पीरियड पे ये जो लैंड होता था, एक्स्ट्रा लैंड, ये रजिस्टर कर देते थे अपने रिलेटिव्स के नाम पे। उससे क्या होता था? लैंड तो उन्हीं के पास रहता था लेकिन नाम किसी और का हो जाता था। वो अपने रिलेटिव के नाम कर देते थे और गवर्नमेंट को दिखाते थे कि हमारे पास ज़्यादा लैंड नहीं है। तो ये हेरा फेरी करते थे। तो ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। तो हम इससे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि लैंड रिफॉर्म्स थी तो अच्छी चीज़, जो दोनों हमने करी थी। पहला था अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरी और दूसरा था लैंड सीलिंग। लेकिन ये कुछ ही स्टेट्स में सक्सेसफुल रहा, केरला और वेस्ट बंगाल, क्योंकि इन दोनों की जो स्टेट थी, ये दोनों स्टेट थी, इन्होंने काफ़ी स्ट्रिक्ट मेजर अपनाए। बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ दीज स्टेट्स वर कमिटेड टू द पॉलिसी। मतलब काफ़ी हमें देखना भी पड़ता है, एक पॉलिसी को अप्लाई करना और उसको ढंग से इम्प्लीमेंट करना बहुत फ़र्क होता है। तो इसलिए केरला, वेस्ट बंगाल जैसे स्टेट्स ने अच्छे से उसको इम्प्लीमेंट किया, इसलिए यहाँ पे तो ये सक्सेसफुल रहा। लेकिन अदर स्टेट्स में क्या हुआ? अनफॉर्चुनेटली अदर स्टेट डिड नॉट हैव द सेम लेवल ऑफ कमिटमेंट। लेकिन अदर स्टेट्स में इतना नहीं रहा कमिटमेंट, जैसे कोई गवर्नमेंट पैसे मतलब गवर्नमेंट नहीं, जैसे कुछ लोग होते हैं जो करप्शन होती है वो सब। तो ये सब होने से क्या हुआ? वहाँ पे ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई। तो उससे क्या हुआ? ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुए फिर लैंड रिफॉर्म्स।